हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआई और ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है। और यूनिट 16 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। यूनिट 17 है फेडरलिज्म। तो ये सबसे पहले आप देखोगे कि यूनिट में पूछा क्या गया है। तो अगर आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे ही रैंडमली पढ़ने लगोगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है फेडरलिज्म के कंटेक्स में आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस अगेन फेडरलिज्म के कंटेक्स में आप बताओगे। इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस अगेन फेडरलिज्म के कंटेक्स में बात होगी। इंटर स्टेट डिस्प्यूट में भी सेम फेडरलिज्म के कंटेक्स में आप इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स से डील करोगे। अब क्वेश्चंस भी जो पूछे जाएंगे, यूपीएससी जो भी पूछेगा वो भी फेडरलिज्म के कंटेक्स में इन सारे एरियाज को कवर करते हुए पूछेगा। सिलेबस आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, क्योंकि बाकी की वेबसाइट्स क्या है, अपना एसईओ चलाने के चक्कर में वो सिलेबस गलत कुछ का कुछ डाल देती हैं। तो उस पर रिलाई मत करना, यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही सिलेबस डाउनलोड करना। ठीक है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुकलेट मिल जाएगी। synopsisize.com आप वेबसाइट विजिट करोगे, ये वेबसाइट है synopsisize.com। कोर्सेज़ में जाना, आप ऑप्शनल कोर्सेज़ में जाओगे तो पीएसआई और ऑप्शनल के कोर्स में आप यहाँ पर क्लिक कर लेना। डेमो कंटेंट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट मिल जाएगी। इसमें 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पर सारे आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की बुकलेट ये मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या होगा, आपको वेटेज समझ में आ जाएगा एक तो कि किस क्वेश्चन की क्या वेटेज है, और आप खुद से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये सारे आंसर्स आपको 40 साल के प्रिपेयर करने हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं 5-10 साल से हो जाएगा क्या? तो 5-10 साल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत पुराने रिपीट कर रहा है आजकल यूपीएससी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन फेडरेशन हैज़ मूव फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरेशन टू कॉम्पिटिटिव फेडरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा। अब 2015 में भी क्वेश्चन पूछा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। 2013 में क्वेश्चन पूछा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1998 में पूछा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, 1996 में पूछा हुआ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, 1994 में भी पूछा हुआ है कोऑपरेटिव ट्रेंड्स। तो आप देख रहे हो यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। 94 में पूछा, 96 में पूछा, 98 में पूछा, उसके बाद सीधा 2013 में पूछा। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत पुराने क्वेश्चंस अब रिपीट हो जाते हैं। और आप देख सकते हो कि 1994 से जो क्वेश्चन चलता आ रहा है वो 2017 में भी पूछ लिया, हो सकता है अभी दोबारा पूछ ले, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो प्रिपेयर करके जाना है। ये चीज़ आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, और साथ में एरिया कौन से ऐसे होंगे, कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो प्रिपेयर करने ज़रूरी हैं हमारे लिए, जो कि यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। अब आप जिस भी कोचिंग के नोट्स कर रहे हो या कैसे भी अपने नोट्स बना रहे हो, उसमें अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके उन नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन हर लेक्चर में ये बात बोलती हूँ। उसका बहुत सिंपल रीज़न है, आप अपना टाइम भी दे रहे हो ऐसे नोट्स को, और इन दी एंड उससे रिजल्ट भी कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यूपीएससी में, जो भी आप अपना नोट्स जहाँ के भी आपने फॉलो कर रहे हो वो नोट्स से अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब दोज नोट्स आर गुड टू गो। अगर ये टॉपिक्स हैं ही नहीं, उसमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स के कंटेक्स में यहाँ पर बात की हुई है, शेयर्ड रूल टू बी एज इम्पॉर्टेंट एज सेल्फ रूल, इन सब कंटेक्स में अगर आपकी बात ही नहीं की है उन नोट्स में, तो फिर उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आप साइड कर दो बिल्कुल, और अपने खुद के नोट्स फिर बनाना या तो शुरू करो। अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमने इंक्लूड करके इसके बेसिस पर ही ये सारे कंटेंट प्रिपेयर किया है। और जो और भी टॉपिक्स रहेंगे, सब हेडिंग्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल अभी सेंटर स्टेट रिलेशंस है, उसमें और भी तो सब हेडिंग्स रहेंगी ना। तो वो चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, वो चीज़ के लिए आप ऑथेंटिक बुक्स रेफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एम बर्गिस की बुक है कंपैरेटिव फेडरलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आर वॉट्स की बुक है 2008 का, इनका वर्क है इन कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम्स। तो ये दो किताबें आप इस यूनिट के लिए रेफ़र कर सकते हो। अभी ओपी गॉबा और एंड्रयू हेवुड लोग बोलते हैं, अब दो किताबें बहुत फेमस हो गई हैं, बट इसमें क्या है कि आपको उन दो किताबों से सारा कंटेंट तो नहीं बन पाएगा। तो यूनिट वाइज टॉपिक्स जो भी होते हैं, हर यूनिट अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, और यूनिट वाइज इस वजह से किताबें भी अगर आप वैसे ही रेफ़र करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, क्योंकि हर एक टॉपिक की ना एक स्पेशलिटी होती है जो अलग अलग किताबों में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, उससे बेटर भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग अलग बुक्स रेफ़र करने के लिए सजेस्ट करते हैं। जब आप अपने नोट्स बना ही रहे हो
तो आप अच्छा कंटेंट उठाओ ना, तो आपको एग्जामिनर नंबर भी अच्छे देगा। अगर कोई सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहता है तो वो वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो आपने किसी कोचिंग के नोट्स ज्वाइन कर लिए हैं और उन नोट्स से आपके आंसर्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर बनाओ, वहाँ पर लिखो जो भी नोट्स हैं, ये है कोचिंग के नोट्स और ये हैं आपके नोट्स सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आप एसिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं दिया हुआ, तो आप सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला टॉपिक है, यहाँ पर आप *1 करोगे और यहाँ पर अपने नोट्स में *1 करोगे, यहाँ पर लिखो सेंटर स्टेट रिलेशंस एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, यहाँ पर फिर आप अपने नोट्स बना लो। हालांकि ये करने में टाइम लगेगा, बट अगर आप टाइम दे सकते हो, आपके पास टाइम है, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हो उस टाइम पर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप टाइम दे सकते हो, इसको बना सकते हो। अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आपको टाइम चाहिए रिविज़न करने का भी, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का भी। रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत लगाना, क्योंकि रैंडम टेस्ट सीरीज़ में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी के लेवल की नहीं होती, और लोग ऐसे ही लोगों ने बनाई होती है, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनका शायद कभी प्री भी नहीं निकला होता, वो लोग बना रहे होते हैं। हो सकता है कि किसी का आईक्यू लेवल अच्छा हो, बट अगेन यूपीएससी के लेवल की अगर आपको प्रिपरेशन रखनी है अपनी, वही सेम क्वेश्चंस करने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना। आपको ये भी पता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसका आंसर बना लोगे अच्छा, और इसी की ही बार बार आप टेस्ट लगा के देखोगे, उसी का आंसर इवैल्यूएट करके देखोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो उस वे में आपको प्रिपरेशन रखनी है। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है कि फॉर एग्जांपल अभी आपने ये सारा प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि स्ट्रक्चर क्या, इसमें क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म में टॉपिक है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या मेंशन करोगे, वो सारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में देख लेते हैं पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 2018 का क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड नीट इज़ अ मेजर चैलेंज टू इंडियन फेडरलिज्म, काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2010 का क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फिर 2001 का क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में ये 3 क्वेश्चंस कहाँ पर आप लगा सकते हो। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पहले बताओगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे कि फेडरलिज्म है क्या, इसमें आप डेफिनेशन दोगे फेडरलिज्म की, बताओगे कि फेडरलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है। एक जैसे इंडिया एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें फेडरलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे इसका। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट जितने भी थे उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में हमें फेडरलिज्म अडॉप्ट करना पड़ा। फिर दूसरा आप बता सकते हो, एक तो इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया। फिर दूसरी चीज़ आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है, 1935 की जो एक्ट थी, उसका क्या रोल रहा है इंडियन फेडरलिज्म में, वो सारे आप पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है फेडरलिज्म के, तो सबसे पहले आप बताओगे डिस्ट्रीब्यूटिव पावर्स के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स आएगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स आएगी। लेजिस्लेटिव पावर्स में आगे आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन सब के बारे में आप बताओगे, ठीक है। कि एक्सक्लूडिव, जैसे यूनियन लिस्ट है तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स में आप किसके बारे में बात करोगे कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होने पर, और गवर्नर का क्या रोल है हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव होने पर, इन कंटेक्स्ट में आप बात करोगे। फिर आता है आपका फिनेंशियल रिलेशंस। फिनेंशियल रिलेशंस में सबसे पहले टैक्सेस एंड रेवेन्यू शेयरिंग है, फिर है ग्रांट्स एंड एड। टैक्सेस रेवेन्यू शेयरिंग में आप अलग अलग टैक्सेस बताओगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मैकेनिज्म बताओगे कि कैसे रेवेन्यू शेयरिंग चलता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। ग्रांट्स एंड एड का रोल बता दोगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है, पर्पस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ग्रांट्स को एलोकेट करने के लिए। फिर आता है आपका रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरलिज्म, जिसमें आप फेडरल प्रोविजन जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, उनका इंटरप्रेट किया है, उन सब के बारे में बताओगे, और सेंटर स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर बात करोगे। उसके बाद आप बताओगे कंपैटिबिलिटी आर्टिकल 2 और 3 विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि आपका एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे।
फिर सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, जिसमें आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बैलेंस्ड गवर्नेंस के प्रमोशन पर बात करोगे, और स्टेट की ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, फिर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड नेशन होना चाहिए। ये सारी सिग्निफिकेंस हो गई, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर मैप है, उसके कंटेक्स्ट में आप बात करोगे, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व भी हो जाएगा। चैलेंजेस बताओगे, डिबेट्स बताओगे। चैलेंजेस डिबेट्स में आप बताओ क्या क्या बता सकते हो, जैसे सेंट्रलाइजेशन है वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, पहले तो आप यही बता दोगे। फिर जो भी जुरिस्डिक्शंस ओवरलैप हो रही हैं उनके कंटेक्स्ट में बताओगे कि उसमें कन्फ्लिक्ट कौन से आ जाते हैं जब भी जुरिस्डिक्शन ओवरलैप हो जाती है। फिर फेडरल प्रोविजंस में कुछ आपको और चेंजेस भी लाने की नीड हो सकती है ना, कुछ हो सकता है कि आपको अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत हो, तो उसमें उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो यहाँ पर। और इसी में आप जीएसटी और नीट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उस रिगार्डिंग आप यहाँ पर बात करोगे, ठीक है। फिर आपका कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाएगा, जिसमें आप अलग अलग फेडरल सिस्टम हो गए कंट्री के, उसके बारे में आप कंपैरिजन के मोड में लिख दोगे, जैसे यूएसए का क्या है, फिर कनाडा का क्या है, फिर ऑस्ट्रेलिया का क्या है, समझ गए आप। इन सब के कंटेक्स्ट में अब आप बात कर लोगे ना तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में आप ये बताओगे कि क्या है, आपका रिकैप कर दोगे बेसिकली जितनी भी चीज़ें अब आपने लिखी है ना, कि रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है सेंटर स्टेट पावर्स में, रिकैप पूरा फेडरलिज्म का, ये सब कंटेक्स्ट में आप लिख देना। कंपैरेटिव एनालिसिस में एक चीज़ ज़रूर लिखना, जब भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो हर एक चीज़ में ज़रूर करना, इंडिया के साथ, इंडिया के कंटेक्स्ट में दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जब भी कंपैरिजन मोड में जाओगे तो उसमें ना एक चीज़ ज़रूर लिखना कि आपने लेसन्स क्या लर्न किए हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और बाकियों के फेडरल सिस्टम में जो हम अपने फेडरल सिस्टम में अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फेडरलिज्म का चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो भी हम फिट कर लेंगे कि कहाँ फिट हो जाते हैं। ये अच्छा खासा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन आप दोगे, इसमें अगेन आप डेफिनेशन बताओगे, इंपॉर्टेंस बताओगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की, ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। अर्ली ईयर्स बताओगे, इंडियन रिपब्लिक की नेहरूवियन एरा का बात करोगे आप, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रहा होता था, फिर नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन पर उस टाइम पर बहुत फोकस किया जाता था। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे, जिसमें प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स वगैरह आ जाएंगे। फिर आपकी यूनियन और स्टेट के बीच का कोलैबोरेशन आएगा। फिर आपकी कोलिशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात होगी, एंड देन फेडरलिज्म की बात होगी इंडिया में, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है कि डिस्कस वेदर कोलिशनल पॉलिटिक्स हैज़ लेड टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आप शिफ्ट बताओगे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, जिसमें आप बात करोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एरा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिसल फेडरलिज्म, जिसमें आप यहाँ पर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का तो आपको पता होना चाहिए, एलपीजी के बारे में बात करोगे, डेलीगेशन कैसे किया था इकोनॉमिक पावर्स को स्टेट की तरफ। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई थी वो तो बहुत ही क्लियर है। फिर फिसल फेडरलिज्म में आप जीएसटी के बारे में बात करोगे, जब इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्रांट्स एंड एड, रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म, ये सारी बात कर लोगे। तो पहले वाले उसमें जो जीएसटी का क्वेश्चन आया था वो आपका 2 तरीके से सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आते हैं हम। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में सबसे पहले आप लिख दोगे। तो 3 क्वेश्चंस पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी, 1994 में, 96 में, 2015 में, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो वो चीज़ आप लिखोगे। यूनिकनेस बताओगे इंडियन फेडरलिज्म की क्या है, ये ग्रानविल ऑस्टिन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की है, तो उसी कंटेक्स्ट में लिखना, देखो जिसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो क्वेश्चन का वही आंसर लिखना जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेयर्ड रूल क्या है फेडरल पावर शेयरिंग में, उसके बारे में लिखना है हमें, उसी पर क्वेश्चन आया हुआ है। चैलेंजेस क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इंडिया में, वो सब लिखने हैं हमें। तो यहाँ पर उसके प्रॉब्लम्स प्रॉस्पेक्ट्स की बात की है, वो हम लिखेंगे। इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस के बारे में लिखेंगे कि कैसे सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स मिलते हैं, कोलैबोरेशन क्या है, उनके पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें लिख देना। फंक्शनिंग कैसे चलती है फेडरलिज्म की इंडिया में, वो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 का एक क्वेश्चन था, वो यहाँ पर आंसर करोगे आप। सेंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में बात करोगे कि क्या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए काउंसिल बनी गई थी, कैसे काम करती हैं, ठीक है, रोल क्या है इनका, डायलॉग कंसेंसस वगैरह कराने में, ये सारी चीज़ें। फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं, इसका भी क्वेश्चन आया था, 2017 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर एवोल्यूशन बताओगे इंडियन फेडरेशन में इसका क्या रहा था, वही सेम कंटेक्स्ट में बात की हुई है यहाँ पर कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्पिटिटिव फेडरेशन कैसे हुआ इंडिया का।
तो उस कंटेक्स्ट में आप बताओगे, स्टेट्स बताओगे कि जो भी डेवलपमेंट के लिए कम्पीट कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता देना इसमें, और इनोवेटिव पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स वगैरह कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बताना। इंसेंटिव्स और स्कीम्स बताओ स्टेट्स के लिए क्या क्या ली गई हैं, जिसमें आप कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में यहाँ पर बता देना। और क्या बताओगे, ग्रांट्स के बारे में बताना। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशंस और अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं ना, जो हमने मेंस में भी पढ़ा था। मेंस का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जिसने नहीं देखे हैं मेंस के लेक्चर्स देख लेना। वो आप देखो, GS2 को आप PSR में काफ़ी अच्छे से इनकलकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड चला जाता है। अब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पर क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में हम लिखेंगे, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। रीसेंट ट्रेंड्स चैलेंजेस बताओगे, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में क्या टेंशन चल रही है, बैलेंस कैसे करना चाहिए सेंटर स्टेट रिलेशंस को, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। जिसमें आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पावर स्ट्रगल्स के बारे में बात कर सकते हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, उसमें बात कर सकते हो। नीड में बात करोगे आप कि कैसे नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन मेंटेन करना है, वही सब चीज़ें जो आपने बात कर ली है ना, कि स्टेट ऑटोनॉमी, रीजनल एस्पिरेशंस को कैसे इंश्योर करें, और एंड में आप कंक्लूड कर देना इसको। उसके बाद फेडरलिज्म, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज और रीजनल एस्पिरेशंस, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे कि होता क्या है, ठीक है, जिसमें आप डेफिनेशन बताओगे, ओवरव्यू बताओगे। इसमें भी अगेन आप इंपॉर्टेंस बता देना कि अगर हम रीजनल एस्पिरेशंस को एक फेडरल सिस्टम में एड्रेस कर देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मीनिंग, सिग्निफिकेंस लिख देना, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज में को ड्राइव करते हैं, ठीक है। जैसे कौन से फैक्टर्स बताओगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बता देना, नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी का बता देना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें आप बताना। यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी की डिबेट बताना इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशनिस्ट है ना, आप टॉपिक समझो। इंटीग्रेशन मतलब कि आपस में मिलाना। यहाँ पर इनफैक्ट यही वो टॉपिक है जिसमें स्मॉल स्टेट्स की डिमांड आ गई, लोग अलग स्टेट अपनी मांगने लगते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर हमेशा से एक चैलेंज पता क्या रहा है कि हमें यूनिफॉर्म भी रहना है और डाइवर्स भी खूब है हम, है ना। तो ये हमेशा से हमारे लिए ना, हमारी वीकनेस भी यही है और स्ट्रेंथ भी यही है, तो एक चैलेंज रहा है हमेशा से हमारे लिए ये। इसी कंटेक्स्ट में हम लोग इस पूरे टॉपिक को, ये वाला जो टॉपिक है, इसको हम डील करेंगे। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल में भी आप इसको इसी कंटेक्स्ट में लिखना कि यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी की ये जो डिबेट चलती आ रही है वो लिखना, पहली चीज़, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी की डिबेट। दूसरी चीज़ आप लिखोगे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इसमें। तो रोल ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कौन से हो गए, फिनेंस कमीशन हो गई, ठीक है, या फिर आपकी मान लो प्लानिंग कमीशन है, इन सब का क्या रोल रहा है इन सब में, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स दे देना इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज़ की इंडिया में, जैसे लैंग्वेज पॉलिसीज़ हैं, हिंदी को इम्पोज करना, ये सारी एग्जांपल्स आते हैं ना। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट आ गई, जो कि करंट कंटेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। इसमें आप, ये वो यूनिट है जिसमें आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से इनकलकेट कर सकते हो। फिर आप इसमें यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसीज़ भी बता सकते हो, है ना। फिर रीजनल एस्पिरेशंस आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आप मीनिंग, सिग्निफिकेंस लिखोगे, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, एवोल्यूशन लिखोगे, जिसमें आप सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की फीचर्स भी लिख दोगे। तो उस कमीशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जाके लिखोगे। इस पर क्वेश्चन 2000 में पूछा भी गया था। फैक्टर्स बताओगे, रीजनल एस्पिरेशंस क्यों हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें अगेन आप लिंग्विस्टिक, कल्चरल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमारी कितनी है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ये सब के बारे में बात करोगे, ठीक है। जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, उसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना है ना, उसे एक कंटेक्स्ट में देख लेना। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखना, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में और कल्चरल कंटेक्स्ट में। इनमें से जो भी कंटेक्स्ट उस टॉपिक के हिसाब से बैठ रहा हो, उसके एरियाज़ में सोच के आप पॉइंटर्स लिख देना। ये बहुत सिंपल तरीका होता है एक आंसर को अच्छा बनाने का या सोचने का कि इसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। इस वे में अगर आप सोच लोगे तो आपके पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में बात करोगे आप, जिसमें आप बात करोगे कि आप सबसे पहले आप ये लिखना, इस पे हम बाद में आएंगे, ये वाले टॉपिक पे। पहले आप लिखना कि स्पेशल प्रोविजंस कौन से दिए जाते हैं स्टेट्स को। फिर आप लिखना रोल क्या है स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनका क्या रोल रहता है, ये लिखना। फिर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी रिसेंट टाइम्स में इसने पूछा भी है, 2021 में, 2012 में क्वेश्चन आया था कि डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल शिफ्ट इन द बेसिस ऑन विच द डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स हैव बीन रेज्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन।
फिर 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, कमेंट ऑन डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। 1993 में पूछा था फिर क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा था। तो आप देख रहे हो 93 का क्वेश्चन 2012 में पूछ लिया। इसी वजह से ये 90s के 80s के ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये करने ज़रूरी हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में लिख देना, एग्जाम्पल्स बताओगे आप, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, इसमें आप ये वाले एग्जाम्पल्स इनकलकेट कर देना, आपका आंसर बहुत बढ़िया बन जाएगा। डिमांड फॉर स्टेटहुड बताओगे आप तेलंगाना उत्तराखंड के कंटेक्स में, कल्चरल आइडेंटिटी का प्रिजर्वेशन कैसे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बताओगे, स्टेट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, गोरखालैंड, इन सबको आप आगे एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। चैलेंजेस बताना, बैलेंसिंग एक्ट बताना, टेंशन्स क्या रही हैं, इंटीग्रेशन टेंडेंसीज और रीजनल एस्पिरेशन में कैसे आप बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप का क्या रोल है, यूनिटी डाइवर्सिटी एंड हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कंक्लूड कर देना इसको। फिर आता है लास्ट है ये आप हमारा टॉपिक कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स किस हिसाब से चलता है। तो पहला इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में आप सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन इसका दोगे कि होता क्या है ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये आपका यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। फिर आप बताओगे इंपॉर्टेंस और इम्प्लीकेशंस क्या है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के फेडरल सिस्टम में, उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स है, रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट्स है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स में आप बता देना कॉजेज़ क्या है, नेचर क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट का, एग्जाम्पल बताना कुछ कि जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बाउंड्री डिस्प्यूट्स रहे हैं, चलते आए हैं इंडिया में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे देना। फिर अब इन बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ और लीगल मैकेनिज्म्स का रोल रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप जो भी डिस्प्यूट्स है ना, उनको 3 तरीके से आप बताओगे कि डिस्प्यूट हुआ क्यों था, कॉजेज़ बताओगे कि वाई इट हैपेंड, ठीक है, अब कौन से हुए थे, ठीक है, तो कौन से बाउंड्री डिस्प्यूट थे, वाई, उसके बाद व्हाट आ गया कि कौन से थे, एग्जाम्पल्स दे दो यहाँ पर। फिर इसका रेजोल्यूशन बात करोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ एंड ये सब ने कैसे रिजॉल्व किया, तो हाउ, तो रेजोल्यूशन। 3 चीज़ों के कंटेक्स्ट में आप बात करोगे जब भी आप किसी भी डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन से डील कर रहे हो, कि वाई हुआ क्यों था, क्या है ये, कौन कौन से थे, ठीक है, एंड हाउ रिजॉल्व कैसे होगा ये, इसका रेजोल्यूशन बताओगे आप, ठीक है, किसने रोल प्ले किया था, ठीक है, हु भी लिख लेना, किसने रिजॉल्व किया था, हु रिजॉल्व्ड इट, उनके कंटेक्स्ट में बात कर लेना। यही सेम चीज़ आएगी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स में और रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट्स में भी, ठीक है, बस अलग अलग चीज़ें ये हो जाएंगी। इस वाटर में आप रोल ऑफ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स और इंटरस्टेट अग्रीमेंट्स के बारे में बता दोगे। फिर रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमिटीज़ जितनी भी आएंगी उनके बारे में बता दोगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, कैसे रिजॉल्व हुआ, तो रिजॉल्विंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स पे क्वेश्चन भी पूछा गया था 2020 में, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिजॉल्व होगा ये डिस्प्यूट, तो ये इसी के अंडर आ जाएगा आपका। फिर नेगोशिएशन मीडिएशन करते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवेंशन किया, रोल क्या है जुडिशरी का इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों में आप बात करोगे। नेगोशिएशन मीडिएशन में लिख देना इंपॉर्टेंस वगैरह बताना, इंटरस्टेट काउंसिल का रोल बताना, जॉइंट कमिटीज़ के बारे में बात करना, केस स्टडीज़ बताना, कैसे सक्सेसफुली आपने नेगोशिएट किया था, मीडिएट किया था इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में, उनकी केस स्टडीज़ यूज़ करना यहाँ पर। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में आप बताना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल फ्रेमवर्क या एग्जाम्पल्स बताना जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया। जुडिशरी के रोल में बताना, लैंडमार्क जजमेंट्स एक्सप्लेन करना इसमें। फिर प्रिंसिपल्स बताना जो कि सुप्रीम कोर्ट में लिए गए हैं। ज्यूरिसडिक्शन बताना सुप्रीम कोर्ट की इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में, क्रिटिसिज्म चैलेंजेस क्या रहे हैं जुडिशियल रेजोल्यूशन में इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के। फिर इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस बताएंगे हम इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के, कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या पड़े थे जब भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रह गए, तो उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है। फिर आप इंटरस्टेट रिलेशंस और कॉपरेशन के इफ़ेक्ट बताना, कि जब भी हम किसी से इंटरस्टेट रिलेशंस बनाते हैं या कॉपरेट करते हैं उसमें इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, और क्यों हमें ज़रूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की, कि डिस्प्यूट ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक बनता है इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर, जो कि यहाँ पर कॉम्पोजिशन फंक्शंस के बारे में बात करता है। 2022 का ये भी बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एक पहली बार क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस वजह से। अदरवाइज इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में हम
जब भी ये सारे टॉपिक्स बात करेंगे ना कि इम्पैक्ट क्या रहे थे, इसके इंटरवेंशंस क्या हुए, तो इसमें ऑटोमेटिकली जब आप नेगोशिएशन मीडिएशन में बात की थी हमने, तो यहाँ पर हमने कंटेंट में ये चीज़ कवर की थी कि इंटर स्टेट काउंसिल का क्या रोल रहा था। तो अगर आपका क्वेश्चन ये 2022 में पूछा भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सिनॉप्सिस के नोट्स पढ़े हों और ये क्वेश्चन ना हुआ हो, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपकी रिजॉल्व होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन में आप सारी समरी बताओगे, जो भी आपने की पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसकी समरी बता देना। और बाकी आप इम्पॉर्टेंस बताना थोड़ा सा कि कैसे आपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया था, क्या मैकेनिज़म्स यूज़ किए थे, कैसे आप अपने फेडरल रिलेशंस को हारमोनियस रख सकते हो। इन सब कंटेक्स्ट में आप बात करके इसको कंक्लूड कर देना, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, और कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ के आप मुझसे पूछ सकते हो, हम लोग आंसर कर देंगे उसको, ठीक है। So that's all for today, and thank you for watching this series.